हाय एवरीवन, आई होप सभी अच्छे हैं, फिट एंड फाइन हैं। तो आज हम कर रहे हैं, हमने जैसे आपको बताया था कि ग्रामर की ना पूरी सीरीज स्टार्ट की हुई है ना रूल्स की। जिसने भी पूरा ग्रामर अच्छे से कर लिया है तो लास्ट में ना ये ब्रशअप के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस हैं, इनको जरूर करके जाना। पूरे ग्रामर में ना जो इंपॉर्टेंट रूल्स हैं एसएससी के, जो बार बार रिपीट होते हैं, ठीक है, उन सारे रूल्स को ना हमने क्या किया, एक सीरीज में बना दिया है। ठीक है, आज हम करेंगे रूल नंबर 36। तो 36 क्यों है बच्चे? ये क्योंकि 35 तक पहले के सारे हमारे सेशंस हो चुके हैं। ठीक है, अगर आपने नहीं लगाए हैं और आपकी ग्रामर पूरी कंप्लीट, आपको लगता है पूरी तैयार है, तो इन रूल्स को एक बार जरूर पढ़ के जाना, आपका ब्रशअप हो जाएगा। ठीक है, देखिए देखिए आज रूल नंबर 36 है, इसको देखेंगे। एक था टू मच और एक होता मच टू। अभी देखिए एसएससी का एमटीएस का पेपर होने वाला है ना कुछ ही दिनों में, तो एमटीएस वालों के लिए बस एक ही एडवाइस है कि आप इन सीरीज को अच्छे से पूरा करके जाइए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, टू मच और मच टू में क्या डिफरेंस है? पहले तो पार्ट ऑफ स्पीच लर्न करिए, इससे आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा ना। टू जो होता है ना, ये अपने आप में एक एडवर्ब है। ठीक है, और जो मच है ना, ये अपने आप में क्या है? एक एडजेक्टिव। ध्यान रहेगा। तो जब ये एडजेक्टिव है तो इसके बाद में हमें नाउन चाहिए, क्योंकि हमने सीखा है कि नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं और एडजेक्टिव से पहले क्या आते हैं? एडवर्ब आते हैं, है कि नहीं? तो अब देखिए, तो हमें क्या करना है, किसी भी क्वेश्चन में टू मच आए या मच टू आएगा तो हमें देखना है कि उसके बाद में हमें नाउन गिवन है क्या। अगर नाउन गिवन है तो हम क्या करेंगे? टू मच। ऐसा क्यों लिखेंगे? क्योंकि नाउन से पहले एडजेक्टिव आते हैं, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब आते हैं। क्लियर है? और अगर यहाँ पे एडवर्ब गिवन है मान लो, तो एडवर्ब से पहले हम क्या लगाएंगे? टू। ठीक है, या कोई वर्ब है या एडवर्ब है और उसके बाद में मच लगाएंगे। अभी देखिए स्टिल जो है, स्टिल क्यों काम आता है? स्टिल तो किसी सेंटेंस में हमें लग रहा है कोई काम कॉन्टिन्यूस चल रहा है, ठीक है, हो रहा है, कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर हम स्टिल का यूज करते हैं। ठीक है, कोई काम कॉन्टिन्यूटी में है, रुका नहीं है। येट जो है, येट को देख लो, येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में आता है। प्रेजेंट परफेक्ट से क्या समझते हो? प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब है बच्चे हैज हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, और येट जो होता है वो नेगेटिव सेंटेंस में आता है, नॉट नेगेटिव सेंटेंस में आता है, और येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में लगता है। ये तीनों चीजें आपको लर्न करनी है। नंबर 1, येट हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा, येट हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में आएगा, और येट हमेशा सेंटेंस के लास्ट में फ्रेम होगा। ठीक है, इसके प्लेसमेंट पे क्वेश्चंस आ जाते हैं, बीच में फ्रेम करके देते हैं, तो हमें उसको लास्ट में लिखना होता है। पॉजिटिव सेंटेंस में कभी येट नहीं आता, और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर ही येट आता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, आई हैव नॉट कंप्लीटेड, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नॉट नेगेटिव है, नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट लास्ट में आया है ना, इस तरह से। तो चलिए अब इस पे कुछ एग्जांपल्स करेंगे और प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो भी देखेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1, द रूम वॉज मच टू या टू मच क्राउडेड। अब इसको पहले ब्रेक करेंगे ना, ब्रेक करके देखिए। द रूम, रूम हमारा सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच क्या? नाउन। नाउन से पहले क्या आता है? आर्टिकल्स, है ना, ये आर्टिकल आया नाउन के लिए। वॉज हमारी यहाँ पे क्या? लिंकिंग वर्ब। कैसे पता चला? इज एम आर वॉज वर्ब के साथ में जब वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है ना, तो वो एक्टिव वॉइस बनता है और एक्शन वर्ब बताता है। शी वॉज प्लेइंग, they were playing, I am playing, इस तरह से देखो was were is am are was were के साथ में ing लगाते हैं तो वो continuous tense बनता है। लेकिन क्या इस was के साथ में कहीं ing था? नहीं था। जब is am are was were अकेले आते हैं ना, तो ये लिंकिंग वर्ब का काम करते हैं। लिंकिंग वर्ब के बाद में हमेशा एडजेक्टिव्स आते हैं। ठीक है, एडजेक्टिव, तो क्राउडेड ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है जो यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रही है। ठीक है, तो ये अगर एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव की पहले आपका क्या आएगा? एडवर्ब। अभी बताया था एडजेक्टिव की पहले क्या आएगा? एक एडवर्ब। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया यहाँ पे? एडवर्ब। ये हमारा क्या है? एडवर्ब। एक सेकेंड, इसको ठीक लिख देती हूँ, एडवर्ब। और एडवर्ब से पहले मच हमारा क्या है? एडजेक्टिव। तो ये बन सकता है द रूम वॉज मच टू क्राउडेड टू एंटर। टू एंटर यहाँ पे क्या है? इन्फिनिटिव। ठीक है, इन्फिनिटिव का मतलब होता है वर्ब के अंदर बेस फॉर्म, तो टू मच नहीं होगा क्योंकि मच हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, और क्राउडेड ऑलरेडी एडजेक्टिव है, एक एडजेक्टिव से पहले दूसरा एडजेक्टिव नहीं लगाते। ठीक है, एडवर्ब सेंटेंस की जो सीक्वेंस होती है वो कैसे बनती है? नाउन, नाउन से पहले क्या आता है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मतलब उस नाउन की विशेषता। ठीक है, इस एडजेक्टिव से पहले हम क्या लगाते हैं? एडवर्ब। ध्यान रहेगा, एडवर्ब। तो ये सीक्वेंस होता है बच्चे, पीछे से सीक्वेंस स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो यहाँ पे एक सब्जेक्ट आया, उस सब्जेक्ट को बोलेंगे नाउन, ये नाउन की क्या हमारी कोई वर्ब है। ठीक है, वर्ब को क्वालिफाई कौन करेगा? एडवर्ब करेगा। फिर पीछे से चलो, पीछे हमारा क्या है? नाउन, मतलब ऑब्जेक्टिव केस है। ये नाउन से पहले क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले क्या आते हैं? एडवर्ब। सेम वही बात थी, ये हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, तो एडजेक्टिव से पहले हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। ठीक है, एक एडवर्ब से पहले एक एडजेक्टिव आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये नहीं आएगा, टू मच नहीं आएगा, क्या आएगा? द रूम वॉज
मच टू क्राउडेड टू एंटर। समझ में आया कि मच टू क्यों लगाया? इसलिए लगाया क्योंकि जो क्राउडेड था बच्चे वो अपने आप में एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव से पहले हमें क्या चाहिए? एडवर्ब चाहिए। एडवर्ब के पहले एक एडजेक्टिव आ सकता है, इसलिए हमने क्या लगाया? मच टू। याद आएगा? ही हैज स्टिल नॉट कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यूज, है ना। देखो ही हैज नॉट कंप्लीटेड, स्टिल तो आएगा नहीं, स्टिल तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, तो यहाँ पे क्या आएगा? ही हैज नॉट कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू, लास्ट में लगा दो येट, अभी तक उसने नहीं किया ना। प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस हो गया, ही हमारा सिंगुलर था तो हैज आ गया, ठीक है। परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, वो भी मेंटेन हो गया। नेगेटिव सेंटेंस में येट आता है, वो भी मेंटेन हो गया, और येट को उठा के लास्ट में लगा दो, ठीक है। आई हैव नॉट कंप्लीटेड माई वर्क येट, ही हैज नॉट सबमिटेड या नॉट कंप्लीटेड द कॉन्स्टिट्यूशनल रिव्यू। स्टिल नहीं आएगा, स्टिल कॉन्टिन्यूअस टेंस में आता है, ठीक है। ही इज स्टिल वर्किंग, द नॉइज कॉज्ड डैश डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग द हियरिंग। अब देखो मच टू या टू मच में से कुछ आएगा। देखो द नॉइज, नॉइज हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट हो गया, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, इसकी ये क्या हो गई? वर्ब, है ना। नाउन की क्या हो गई? वर्ब। अब डिस्टर्ब, डिस्टर्ब से बना डिस्टर्बेंस, इसका मतलब ही हमारा अगेन क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। हमारा नाउन हो गया कैसा है? अनकाउंटेबल। डिस्टर्ब से बना डिस्टर्बेंस, तो अनकाउंटेबल नाउन हो गया। तो नाउन है, तो नाउन से पहले हमें क्या चाहिए? एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव से पहले हमें क्या चाहिए? एडवर्ब। यही बताया था आपको मैंने। तो एडजेक्टिव क्या होता है बच्चे? मच, ठीक है, और एडवर्ब क्या होता है? टू। तो लगा दो, द नॉइज कॉज्ड टू मच डिस्टर्बेंस ड्यूरिंग क्या है? प्रेपोजिशन, और ये प्रेपोजिशन का क्या हो गया? ऑब्जेक्टिव के। क्लियर है? हियर एक वर्ब है, हियर के अंदर आईएनजी लगाएंगे तो ये क्या बन गया? जिरंड, है ना। ये जो जिरंड है ये ऑब्जेक्टिव केस है, किसका? प्रेपोजिशन का। क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, शी इज येट वर्किंग ऑन द फाइनल ड्राफ्ट। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है? स्टिल, येट नहीं आता। येट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर। शी इज स्टिल वर्किंग ऑन द फाइनल ड्राफ्ट। अब देखिए, ये तो हमने कुछ एग्जांपल्स किए रूल्स के ऊपर, टू मच, मच टू, स्टिल और येट पे। अब प्रीवियस ईयर में इस पे, इन रूल्स पे ना, पर्टिकुलर रूल्स पे कैसे क्वेश्चंस आए हैं वो और देखेंगे, ठीक है। ये हमारे सारे एसएससी के क्वेश्चंस हैं, इनको देखो। चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट, करेक्ट को बताना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखते हैं गलत कौन कौन से हैं। ही इज येट वर्किंग, देखो कॉन्टिन्यूअस टेंस है, येट नहीं आएगा, इसका मतलब ये गलत है। ही इज स्टिल वर्किंग, देखो आपका कॉन्टिन्यूअस टेंस है, इसके साथ में आईएनजी आया और कॉन्टिन्यूअस टेंस में स्टिल आता है, कोई दिक्कत नहीं। किस में काम कर रहा है? ऑन द फाइल, बिल्कुल सही है। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस, अभी तक तो यही ठीक लग रहा है। ही हैज स्टिल कंप्लीटेड द फाइल, तो हैज वर्ब की थर्ड फॉर्म, और स्टिल तो आएगा नहीं, ठीक है। ही येट हैज, ये तो पूरा स्ट्रक्चर ही गलत है ना। तो सारे ऑप्शन गलत है, बी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट देखिए, द लेक्चर वॉज टू मच बोरिंग। अब ये देखिए, लेक्चर हमारा क्या है? सेंटेंस का सब्जेक्ट, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, नाउन से पहले क्या आते हैं? आर्टिकल्स, कोई दिक्कत नहीं है। वॉज, इज एंड वॉज वर्ड जब अकेले आते हैं, इनके साथ देखो कोई आईएनजी फॉर्म नहीं आई ना। अभी आप ये मत बोलना वॉज बोरिंग ना, ये देखो आईएनजी फॉर्म तो है, आप बोलोगे मैम ये तो आईएनजी फॉर्म है, बिल्कुल सही है। लेकिन लेक्चर क्या था? बोरिंग। लेक्चर कोई काम तो नहीं कर रहा ना। मैं ये बोलूं चाइल्ड वॉज प्लेइंग, इसको समझना बच्चे कि आईएनजी जो फॉर्म होती है ना, ये एक्शन वर्ब भी होती है, और ये अपने आप में क्या होती है? प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है, ठीक है ना। प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसको आप एडजेक्टिव बोलते हो, दोनों ही होती है वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो एक्शन वर्ब भी होती है, वो प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है, और वो जिरेंट्स भी होती है, ठीक है ना। तीनों काम करती है, जिरेंट्स भी होती है। तो अब आपको ये समझना पड़ेगा कि कहाँ पे वर्ब की जो आईएनजी फॉर्म है वो एक्शन वर्ब है, कहाँ पे ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और कहाँ पे ये जिरेंट है, ठीक है ना। ये समझना पड़ेगा। जैसे मैं बोलूँ स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तो स्विमिंग यहाँ पे देखो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आया है, तो ये यहाँ पे सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट मतलब एज अ जिरेंट काम कर रहा है, ये है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ चाइल्ड वॉज प्लेइंग, तो यहाँ पे देखो बच्चा खेल रहा था, एक्शन वर्ब है कि नहीं है? ये एक्शन वर्ब है, क्योंकि इज एम और वॉज वर्ब के साथ में आईएनजी आता है तो एक्शन वर्ब बनता है, तो मैं बोल सकती हूँ ये एक्शन वर्ब है, ठीक है। जिरेंट मैंने आपको बताया। प्रेजेंट पार्टिसिपल्स होता है किसी की विशेषता, एडजेक्टिव का काम करते हैं। क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, बच्चा कैसा था? मैं बोलूँ क्राइंग, क्राइंग चाइल्ड, रोता हुआ बच्चा, तो बच्चा हमारा क्या है? नाउन। नाउन से पहले कैसे आते हैं? एडजेक्टिव आते हैं। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्टिव आते हैं, ठीक है। तो बच्चा कैसा था? रोता हुआ, बच्चे की विशेषता बता रहा है ना। तो यहाँ पे क्राइंग क्या है? एडजेक्टिव। यहाँ पे अगर आप देखें प्लेइंग, तो वॉज प्लेइंग, ये बच्चा खेल रहा था, एक्शन वर्ब है ये। यहाँ पे ये एडजेक्टिव आईएनजी, और यहाँ पे ये जिरेंट का काम करेगा ना। स्मोकिंग या स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, या स्मोकिंग इज इंजीरियस टू हेल्थ, इस तरह से। अभी देखिए जो लेक्चर था ना, वो खुद बोर नहीं हो रहा था ना, लेक्चर अपने आप में बोरिंग था, ठीक है। यहाँ पे जो बोरिंग है ना, ये यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, क्योंकि बोरिंग तो कोई एक्शन वर्ब नहीं हो सकती ना। एक्शन वर्ब तो खेलना, किक करना, मारना, रन करना, ही वॉज रनिंग, ये सारे एक्शन वर्ब है ना। बोरिंग कोई एक्शन वर्ब नहीं हो सकता, ये स्टेटिव वर्ब है, इसका मतलब ये एडजेक्टिव है।
ठीक है, तो ये यहाँ पे लिंकिंग वर्ब का काम कर रहा है। आप समझ पा रहे हो, यहाँ पे वॉज ना हेल्पिंग वर्ब नहीं है। यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो, एक सेकंड में कलर चेंज कर लेती हूँ, ये जो वॉज है ना यहाँ पे, ये हेल्पिंग वर्ब है बच्चे, और ये यहाँ पे क्या है, इसका मेन वर्ब। समझ पा रहे हो, खेलने का काम हो रहा है, एक्शन वर्ब है ये। यहाँ पे जो वॉज है ना, ये एक्शन वर्ब है ही नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है ही नहीं, ये क्या है, लिंकिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हेल्पिंग वर्ब होता तो हमें आईएनजी मतलब एक एक्शन वर्ब चाहिए होता, प्लेइंग, स्विमिंग, रनिंग, इस तरह से। लेकिन ये जो बोरिंग है ना, ये किसी की लेक्चर की विशेषता है। लेक्चर अच्छा था, गुड था, बैड था, बोरिंग था, इस तरह से लेक्चर की विशेषता बता रहा है, तो ये एडजेक्टिव है। और ये क्या है, लिंकिंग वर्ब। अभी देखिए, अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव के पहले हमें क्या चाहिए कि एडवर्ब चाहिए, तो टू आएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, मच, यही होगा। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या होगा, सी। आई होप आपने समझा होगा, ठीक है। ओ सॉरी, यहाँ पे ये आंसर सी, मतलब एरर मार्क करना है ना, एरर, तो सी पार्ट में एरर मार्क करेंगे, और सही क्या होगा, मच टू। द लेक्चर वॉज मच टू बोरिंग फॉर द स्टूडेंट्स। फॉर हमारा प्रेपोजिशन है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्टिव केस। आई होप अपने क्वेश्चन समझा होगा। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि कम समय में आपको ज्यादा चीजें समझा पाऊं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, she has not received। has and had के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, जो कि बिल्कुल सही है। she has not received the appointment letter, है ना। देखो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस है और नोट आया हुआ है, ठीक है, नोट आया हुआ है, तो प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस और नोट आया हो तो लास्ट में क्या लगेगा, येट ही लगेगा। अभी बताया था। कॉन्टिन्यूस टेंस में क्या आता है, स्टिल, यहाँ पे आंसर येट ही होगा ना। चलिए, ऑलवेज तो फ्रीक्वेंसी को बताने वाली एडवर्ब है। शी ऑलवेज गोज टू द मॉर्निंग वॉक, है ना, हमेशा जाती है। ऑलरेडी तो यहाँ पे आएगा ही। चलिए, नेक्स्ट है रूल नंबर 37, ठीक है। अभी हमने मच टू मच और स्टिल और येट का किया, अब रूल नंबर 37 करेंगे। क्या कह रहा है, इन्वर्जन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। इन्वर्जन में देखो, सेंटेंस देखो, इन्वर्जन होता क्या है ना, सेंटेंस पहले समझेंगे। सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, है ना, एक कर्ता डूअर, और डूअर ने कोई क्रिया की। इन्वर्जन में क्या करते हैं ना, किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में, पहले तो ये समझना, हम इन्वर्जन, क्या हम सारे सेंटेंस का इन्वर्जन कर पाते हैं क्या, नहीं, ठीक है। जिन भी सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव वर्ड से होती है, आई रिपीट, जो सेंटेंस नेगेटिव वर्ड से स्टार्ट होते हैं उनका इन्वर्जन होता है। जैसे नॉट है, नॉट ओनली है, नीदर है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, लिटिल, ठीक है, फ्यू, ये सारे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं ना। लिटिल मतलब कुछ, है ना, फ्यू मतलब कुछ भी नहीं, लिटिल का मतलब ये कुछ भी नहीं। आई हैव लिटिल वाटर मतलब ना के बराबर पानी है। आई हैव फ्यू फ्रेंड्स मतलब मेरे फ्रेंड्स है ही नहीं, ना के बराबर फ्रेंड्स है। आई हार्डली गो देयर, मैं ना के बराबर वहां जाती हूँ। ऑफन, समटाइम्स, रेयरली, बेयरली, स्केर्सली, नॉट, नीदर, है ना, ये नन सारे के सारे नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो किसी भी सेंटेंस की स्टार्टिंग अगर नेगेटिव वर्ड से होती है तो उसमें हमेशा इन्वर्जन लगता है। रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या बोलता है, और किसमें इन्वर्जन लग सकता है, जब सेंटेंस के स्टार्टिंग में ना कोई एडवर्ब आ जाए, स्पेशली एडवर्ब ऑफ प्लेस आ जाए, ठीक है, एडवर्ब ऑफ टाइम आ जाए। तो अगर किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कोई एडवर्ब आ जाती है ना, एडवर्ब ऑफ प्लेस या टाइम, तो उसका भी इन्वर्जन होता है। अब समझिए इन्वर्जन कैसे होता है। इन्वर्जन का रूल बोलता है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपकी वर्ब आएगी, वर्ब के बाद में आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, याद रहेगा। तो जनरली हम क्या करते हैं, सेंटेंस का मतलब होता है सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, बट मेनी टाइम्स वी डू इन्वर्जन। बट इन्वर्जन कब कब होता है ये समझना जरूरी है। किसी भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में अगर नेगेटिव वर्ड आ जाए, ठीक है, हार्डली, बेयरली, स्केर्सली, रेयरली, लिटिल, फ्यू, दीज आर द नेगेटिव वर्ड्स। अगर सेंटेंस की स्टार्टिंग नेगेटिव वर्ड से हुई है तो इन्वर्जन होगा। नंबर 2, अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आपको लगता है कि कोई एडवर्ब आई है, स्पेशली एडवर्ब ऑफ मैनर या एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम ज्यादा जो आ जाते हैं, ठीक है, तो उसका भी इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन करते कैसे, सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब लगा देते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। जनरली सेंटेंस क्या होता है, सब्जेक्ट और उसकी वर्ब, लेकिन इन्वर्जन में उल्टा करते हैं, वर्ब को पहले ले आते हैं और सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। क्लियर है। अभी देखिए कुछ एग्जांपल्स हैं इस पे, वो एग्जांपल्स अभी हम देखते हैं, ठीक है। बेयरली, सेंटेंस के स्टार्टिंग में क्या आया हुआ है, बेयरली, ना के बराबर, तो इसका इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन के लिए क्या करेंगे, द जजमेंट, है ना, जजमेंट हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट और वर्ब पीछे है, तो देखो जजमेंट डिलीवर की गई है ना। इजम और वॉज वर्ब के साथ में अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो ये पैसिव वॉइस होता है ना। जजमेंट खुद को तो नहीं डिलीवर करेगा, जजमेंट डिलीवर किया गया, ये पैसिव वॉइस है। तो हम क्या करेंगे, वॉज को यहाँ से उठाएंगे और यहाँ पे सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, ठीक है। बेयरली वॉज द जजमेंट डिलीवर्ड व्हेन chaos इरप्टेड इन द कोर्ट रूम, ठीक है, समझ गए। तो यहाँ पे इन्वर्जन हुआ। नेक्स्ट देखिए, सेल्डम, सेंटेंस के सेल्डम का मतलब होता है कभी कभार, ना के बराबर, तो नेगेटिव वर्ड आया, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब हमारा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, ठीक है। तो क्या है हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट, गवर्नमेंट्स,
तो सब्जेक्ट कैसा है हमारा, प्लूरल है कि नहीं है, प्लूरल है। एक्नॉलेज, तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो वर्ब भी कैसे आई, प्लूरल। जैसे मैं ये बोलूं शी सिंगुलर है तो वो खाती है, शी ईट्स, है ना, और दे प्लूरल है तो वर्ब भी कैसे आई, प्लूरल, तो क्या लगा देंगे, ईट, ठीक है। तो हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट था वो प्लूरल था, तो वर्ब भी कैसे आई, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब है। अभी देखो, तो अगर हम देख रहे हैं कि प्लूरल वर्ब है तो ये प्रेजेंट टेंस की है, कैसे पता चला, सेल्डम गवर्नमेंट्स एक्नॉलेज देयर फेलियर्स इन पब्लिक फॉर्म्स, है ना, तो ये हमारा प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस के अंदर दो ही वर्ब निकल के आती हैं, कौन सी बच्चे, डू और डज, है कि नहीं, डू और डज। कैसे निकल के आई, क्योंकि देखो सेंटेंस का सब्जेक्ट प्लूरल है, वर्ब भी कैसे प्लूरल है कि नहीं, वर्ब प्लूरल है, तो ये प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का इंडेफिनिट। प्रेजेंट का इंडेफिनिट में अगर हमें वर्ब बाहर निकालनी पड़े, जैसे इसमें तो गिवन थी, गिवन थी तो हमने बाहर निकाल दी, इसमें गिवन नहीं है तो हम वर्ब से निकालेंगे ना, ये वर्ब से, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये उसकी वर्ब है, तो वर्ब कैसे, प्लूरल, तो प्लूरल वर्ब है तो यहाँ से डू निकल के आएगा कि नहीं आएगा, डू, डू यहाँ पे निकालो। सेल्डम डू गवर्नमेंट्स एक्नॉलेज देयर फेलियर्स इन पब्लिक फॉर्म्स, और हमें मालूम है डू डज और डिड के साथ में हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है, ठीक है, और ये यहाँ पे ये वर्ब की बेस फॉर्म है। वैसे अगर देखा जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, लेकिन ये वर्ब की बेस फॉर्म भी है, ठीक है ना। कैसे पता चला, क्योंकि डू है, डू के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं मान लो ये कर देती, गवर्नमेंट्स की जगह पे गवर्नमेंट कर दूं, शॉर्ट फॉर्म लिख रही हूँ गवर्नमेंट, तो यहाँ पे क्या हो जाता, एक्नॉलेजेस करते ना, करते कि नहीं करते, यहाँ पे डी लगा देना, गलती से लिखते हुए रह गया, एक्नॉलेजेस, है ना। गवर्नमेंट सिंगुलर था तो वर्ब भी कैसे है, सिंगुलर, है कि नहीं। अब ये सिंगुलर था ना, तो यहाँ पे फिर हम क्या निकालते, डज निकालते हैं। सेल्डम डज गवर्नमेंट एक्नॉलेज, तो एक्नॉलेजेस की जगह फिर हम क्या करते हैं, एक्नॉलेजेस, एक्नॉलेजेस था ना पहले। देखो पहले क्वेश्चन अगर मान लो ये होता, सेल्डम गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस देयर, फिर इट्स आता ना, क्योंकि ये सिंगुलर था, तो इट्स फेलियर इन पब्लिक फॉर्म्स। अगर मान लो ये सेंटेंस में ऐसा बना दो, सेल्डम गवर्नमेंट एक्नॉलेजेस इट्स फिर फेलियर पूरा लिख लोगे, फेलियर इन द पब्लिक फॉर्म। अगर ये होता, इसका भी इन्वर्जन करना होता तो हम क्या करते, इसका इन्वर्जन ऐसे बनता, सेल्डम, अभी देखो हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट सिंगुलर था तो वो भी सिंगुलर है, एस और एस लगा के वो सिंगुलर बनती है, तो यहां से डस बाहर निकल के आता, सेल्डम डस गवर्नमेंट एक्नॉलेज। अब एक्नॉलेजेस नहीं होगा, अब क्या होगा, एक्नॉलेज, क्यों, क्योंकि डू डस डिड के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म आती है। अब ये बेस फॉर्म हो जाती है, यहाँ पे तो आपको पता नहीं लग रहा ना, क्योंकि प्लूरल भी है और इसको हम वर्ब की अब यहाँ बेस फॉर्म भी मान रहे हैं। यहां से समझ लो, डस गवर्नमेंट एक्नॉलेज इट्स फेलियर्स इन द पब्लिक फॉर्म्स। क्लियर है, आई होप ये सेंटेंस आपको समझ में आया होगा, इजी है, ठीक है। अभी देखो थर्ड देखो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस, अंडर नो है, अंडर आ जाए, ओवर आ जाए, ये सब हमारी क्या होती है, प्रीपोजिशन होती है, और वैसे पूरा का पूरा ये क्या है आपका, एक एडवर्ब है। अंडर नो सर्कमस्टांसेस सिटीजन शुड टॉलरेट, है ना। अब यहाँ से देखो शुड बाहर आएगा क्योंकि एडवर्ब है, सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आया है। अब ये देखो ना, ये कोई सेंटेंस का सब्जेक्ट तो नहीं हो सकता ना, इसका मतलब ये एडवर्ब ही है ना। सिटीजन हमारा सेंटेंस का सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट से पहले यहाँ पे शुड लगा दो, अंडर नो सर्कमस्टांसेस शुड सिटीजन्स टॉलरेट आर्बिट्रेरी यूज ऑफ पावर। ध्यान रहेगा कैसे किया, क्योंकि एडवर्ब पहले आया है, एडवर्ब अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में एडवर्ब आ जाता है तो फिर हम उसका भी इन्वर्जन करते हैं। इन्वर्जन के लिए हम क्या करते हैं, अगर मेन वर्ब दी हुई है या हेल्पिंग वर्ब दी है उसको बाहर निकाल देंगे, मेन वर्ब से निकाल देंगे, तो हेल्पिंग वर्ब को बाहर निकाल दो, ठीक है। हमने शुड हेल्पिंग वर्ब थी, इसको बाहर निकाल दिया, और मोडाल्स के साथ में वर्ब की बेस फॉर्म ही आती है, बेस फॉर्म ही है। देखिए रेयरली सेंटेंस, 2025 का क्वेश्चन है, इसको देख लो, रेयरली ना के बराबर ना, नेगेटिव है, सेंटेंस की स्टार्टिंग किसी हुई नेगेटिव तो इसका इन्वर्जन होगा रेयरली। अभी देखो सच डेडिकेशन अमंग यंग एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे क्या होगा, इसके ऑप्शन और लिख लेते हैं, सी ऑप्शन और लिख देती हूँ मैं आपको, सी ऑप्शन और डाल देते हैं, डिड वी विटनेस, ठीक है, ये चार ऑप्शन लगा दिए। अभी देखो रेयरली सच डेडिकेशन अमंग यंग एस्पिरेशन, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो देखो रेयरली आया है तो इन्वर्जन होगा, तो इन्वर्जन देखो यहाँ पे इन्वर्जन है नहीं, यहाँ पे इन्वर्जन है नहीं, दो ही है, तो प्रेजेंट का है ये, तो डू आएगा ना, डू रेयरली डू वी विटनेस सच डेडिकेशन अमंग यंग एस्पिरेंट्स, ठीक है। ये पास के यहाँ पे कोई बात नहीं किया रही, इसलिए पास का हमने इन्वर्जन नहीं किया यहाँ पे। ये मत बोलना कि मैं पास का इन्वर्जन क्यों लिया, कि पास का कोई हिंट ही नहीं है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का रूल है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब इस जो हमने किया है ना, इस पे देखिए कैसे क्वेश्चन आएगा। अंडर नो सर्कमस्टांसेस है ना, हमारा इन्वर्जन होगा, इसमें एडवर्ब है, तो अब देख लीजिए, अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल लेट। अभी तो
इन्वर्जन होगा ना, तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन के केस में तो हट गया, ये भी हट गया ना, क्योंकि हमें हेल्पिंग को पहले चाहिए, वर आएगा या आर आएगा। अभी देखो अंडर नो सर्कमस्टांसेस, ठीक है, आर कैंडिडेट्स अलाउड टू एंटर द एग्जामिनेशन हॉल लेट। यहाँ पे वर्क क्यों लिया है, क्योंकि पास का कहीं कोई हिंट नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, ठीक है ना। वो क्लोज से ऑप्शन ध्यान रखना, जहां पे आपको पास का कोई हिंट गिवन ना हो ना, तो वहां पास का इन्वर्जन मत कराना, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस ही लगेगा। किसी भी सर्कमस्टांसेस के तहत भी कैंडिडेट्स अलाउ नहीं किए जाएंगे एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करने के लिए, अगर वो लेट आए तो। क्लियरली सेंटेंस का स्टार्ट क्या हुआ, नेगेटिव स्टार्ट हुआ है। ये देखो सीएचएस का जो 24 का था ना, ये भी देखो सीजीएल का 2024 का है, बियरली नेगेटिव है। तो द स्पीच फिनिश्ड व्हेन द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली ना, ये देखो व्हेन आया और साथ में ये क्या है, फिनिश, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ना, ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो डिड के साथ में तो आएगा नहीं, ठीक है। ये कट गया आपका, ये भी कट गया, ये भी कट गया। इन्वर्जन किससे होगा, हैड से, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है। तो बेयरली हैड, क्योंकि आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपका सब्जेक्ट है द स्पीकर, द स्पीच फिनिश्ड व्हेन द ऑडियंस क्लैप्ड लाउडली। नेक्स्ट देखिए, रेयरली सेंटेंस की स्टार्टिंग में नेगेटिव वर्ड है, इन्वर्जन होगा, ठीक है। सच डेडिकेशन अमंग यंग एस्पिरेंट्स, तो यहाँ पे देखो इन्वर्जन के लिए पहले तो हमें चाहिए डू लगाएं या डिड लगाएं। अभी देख लो, रेयरली डू वी विटनेस ना, डू वी विटनेस सच डेडिकेशन अमंग यंग एस्पिरेंट्स, क्योंकि ये यहाँ पे क्यों आया, हम प्रेजेंट टेंस इसको मान के चलते हैं, पास का कोई हिंट गिवन नहीं तो पास का इन्वर्जन भी नहीं होगा। चलिए रूल नंबर 38, बहुत अच्छे अच्छे रूल्स। आप देखो आपको ये क्लास इतनी फ्रूटफुल है ना, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इन क्लासेस से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यूसेज ऑफ आर्टिकल्स ए एंड एन वर्सेस द ना, देखो कहाँ पे एन लगाते हैं, कहाँ पे द लगाते हैं, ये देखिए क्वेश्चंस के थ्रू। द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस्ड अ नेशन ड्यूरिंग द क्राइसिस लेट नाइट। अभी देखो आर्टिकल जो ए होता है ना, तो वो अब यहाँ पे देखो अ नेशन ना, प्राइम मिनिस्टर, किसी भी डेजिग्नेशन से पहले हम आर्टिकल द लगाते हैं, बिल्कुल सही है ना, द मेयर, द प्राइम मिनिस्टर, इस तरह से, तो वो सही है। एड्रेस अ नेशन ने किसी भी नेशन को वो एड्रेस नहीं करा था, पर्टिकुलर नेशन को करा था, तो आर्टिकल द आएगा, ठीक है। तो द प्राइम मिनिस्टर एड्रेस द नेशन ड्यूरिंग द क्राइसिस लास्ट नाइट। शी वॉज शॉक्ड, वो शॉक्ड थी किसको देखकर, टू सी, देखकर, अ फादर, किसी फादर को देख के, हु अबंडन, जो मना करा था, हिज चिल्ड्रन इन द हॉस्पिटल, ठीक है। वो मतलब कोई लड़की थी, मान लो कोई लड़की है, वो मॉल में जा रही है या हॉस्पिटल में, उसने देखा, देख के बहुत ज्यादा शॉक्ड हो गई कि एक फादर अपनी बेटी को ना मतलब अपने से डेजर्ट कर रहा है, मतलब अबंडन कर रहा है, उसको मना कर रहा है ना, उसको दूर कर रहा है अपने से, तो वो शॉक होगी। तो किसी फादर को देखा ना, आ फादर, बिल्कुल सही है, मतलब खुद के फादर को नहीं देखा, देखो कोई लड़की थी वो शॉक्ड हो गई, वो शॉक्ड थी क्या, देखकर, किसको, अ फादर, किसी फादर को देखकर, क्या वो फादर क्या कर रहा था, हु, जो कर रहा था क्या, अबंडन कर रहा था, अपने आप को उस बच्ची से दूर कर रहा था, उस फादर की कोई बच्ची होगी हॉस्पिटल में, वो उसको मना कर रहा था, नकार रहा था, उससे अपने आप को दूर कर रहा था, अबंडन कर रहा था, तो बिल्कुल भी कोई एरर नहीं है, ठीक है। अगर यहाँ पे मान लो आर्टिकल ए नहीं आता तो गलत होता, आर्टिकल ए यहाँ पे लगेगा, अ फादर, किसी फादर को देखा। मैं अगर बोलूं प्लीज गिव मी अ पेन, प्लीज गिव मी अ पेन, मुझे कोई पेन दे दो, अ का मतलब क्या होता है, एक पेन, या फिर ए का मतलब होता है कोई पेन, मुझे प्लीज कोई पेन दे दो। अगर मैं बोलूं कि गिव मी द पेन, मतलब कोई पर्टिकुलर पेन मांग रही हूँ, ठीक है। तो पर्टिकुलर करना तो आर्टिकल द लगाते हैं, कोई या एक का भाव होता है तो हम आर्टिकल ए लगाते हैं। तो देखो उसने किसी फादर को देखा ना, ये नहीं बताया कि जिस फादर को देखा उसको वो जानती थी, अगर जानती हो कि द फादर कुछ लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे किसी फादर, किसी एक फादर का मीनिंग कन्वे करा था, इसलिए आर्टिकल ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगर नहीं होता आर्टिकल ए तो हमें लगाना पड़ता। नेक्स्ट देखिए, ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर नोन फॉर द इंटीग्रिटी एंड डिसिप्लिन। तो कोई इंसान है वो क्या है, ऑनेस्ट है, एन ऑनेस्ट बिल्कुल सही है, ऑफिसर है, क्योंकि ऑफिसर का ऑफिसर्स हो सकता है ना, तो काउंटेबल नाउन, सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो आर्टिकल एन आएगा ना, क्योंकि ऑनेस्ट साउंड अ है, बिल्कुल सही है। नोन फॉर द, देखो किसी इंसान की इंटेग्रिटी और डिसिप्लिन ना, ये उसकी क्वालिटी है ना, एडजेक्टिव्स है, कोई इंसान इंटेग्रिटी है, ऑनेस्ट है, तो ये सारे के सारे इनकी पहले आर्टिकल द नहीं आता, हाँ ये पर्टिकुलर नहीं होते ना। अगर मान लो मैं बोलूं द इंटेग्रिटी, द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, तो बिल्कुल सही था, भगत सिंह की जो ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी है तो उसके आगे आर्टिकल द लगाते हैं ना, द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, द इंटेग्रिटी ऑफ भगत सिंह, वो सही होता। लेकिन यहाँ पे देखो ही इज एन ऑनेस्ट ऑफिसर नोन फॉर इंटेग्रिटी एंड डिसिप्लिन, क्योंकि ये तो जनरल वे में बात की जा रही है ना, कोई इंसान ऑनेस्ट हो सकता है, इंटेग्रिटी उसकी अच्छी हो सकती है, कोई इंसान डिसिप्लिन हो सकता है, तो इस तरह के नाउन्स के आगे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के आगे हम आर्टिकल द नहीं लगाते, ठीक है, ध्यान रखना। तो लेकिन अगर किसी पर्टिकुलर आदमी की क्वालिटी के आगे लगा दे द इंटेग्रिटी ऑफ भगत सिंह, द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, द डिसिप्लिन ऑफ महात्मा गांधी, तो बिल्कुल सही, यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, ठीक है, यहाँ पे आर्टिकल द नहीं लगेगा। नेक्स्ट देखिए, द कमिटी सबमिटेड, कमिटेड वाला सेंटेंस का सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, क्या किया, अ रिपोर्ट,
किसी कोई एक रिपोर्ट की है, ठीक है। अब रिपोर्ट का रिपोर्ट्स हो सकता है ना, तो काउंटेबल नाउन है लेकिन सिंगुलर फॉर्म में है, तो आर्टिकल ए बिल्कुल सही है, लगेगा। अगर ये होता द कमिटी सबमिटेड रिपोर्ट, गलत होता, क्योंकि रिपोर्ट का रिपोर्ट्स हो सकता है वो सारे नाउन जिनका सिंगुलर से प्लूरल बनाते हैं ना, अगर वो सिंगुलर फॉर्म में है तो उससे पहले आर्टिकल लगाते हैं, कंपल्सरी है। तो आर्टिकल ए यहाँ पे बिल्कुल सही है। हाईलाइटिंग क्या, द फेलियर्स ऑफ द सिस्टम, तो फेलियर्स किसकी थी, यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा क्योंकि पर्टिकुलर फेलियर्स बात की जा रही किसी सिस्टम की, तो ये बिल्कुल सही है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। अब इस पे देखिए आर्टिकल पे, क्योंकि आर्टिकल बहुत उलझा हुआ टॉपिक है ना, समझ में नहीं आता कहाँ पे क्या लगाए। देखिए द टीचर प्रेज हिम फॉर ऑनेस्टी एंड डिसिप्लिन, अभी बताया था ऑनेस्टी और डिसिप्लिन आपके एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इनके पहले कोई भी आर्टिकल नहीं लगेगा, ऑप्शन डी। हाँ अगर ये होता द टीचर प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, है ना, द या वी ऑलवेज प्रेज्ड वी ऑलवेज प्रेज द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह, तो सही था, द ऑनेस्टी ऑफ भगत सिंह सही था। लेकिन अगर जनरल में बात की जा रही है तो कोई आर्टिकल नहीं आया। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड, तो सन एक ही है तो आर्टिकल द आएगा, तो सभी को मालूम है आर्टिकल द, सी ऑप्शन। एमटीएस 2024 का क्वेश्चन है, तो कितना इजी क्वेश्चन आया हुआ ना। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज टेकन टू, उसको ले जाएगा कहाँ पे, हॉस्पिटल आफ्टर द एक्सीडेंट। तो किसी इंसान को, मतलब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसको हॉस्पिटल लेके जाएंगे। रूल ये बोलता है कि कोई प्राइमरी बिल्डिंग्स होती है ना, और वो इंसान वहीं जाए। हॉस्पिटल में कौन जाएगा, पेशेंट जाएगा या डॉक्टर जाएंगे, है ना। स्कूल में कौन जाएगा, स्टूडेंट्स जाएंगे, टीचर्स जाएंगे, पेरेंट्स जाएंगे, ये जाएंगे। जेल में कौन जाएगा, कल्प्रिट जाएगा, है ना, जेलर्स जाएंगे, ऑफिसर्स जाएंगे। तो कहने का मतलब है चर्च, टेम्पल, जहाँ, तो कहने का मतलब जो प्राइमरी बिल्डिंग्स होती है ना, जहाँ पे वो इंसान जिसके लिए बनी है वो इंसान वहीं जाता है, तो वहाँ पे आर्टिकल्स नहीं आते। अब किसी इंसान को ले जाएगा कहाँ पे, हॉस्पिटल में, कहाँ, कब, एक्सीडेंट के बाद में, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। हाँ अगर मैं बोलूं वी वेंट टू द हॉस्पिटल, टू मीट आवर फ्रेंड, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है, टू द हॉस्पिटल क्यों लगाया, क्योंकि भैया हमें कोई चोट नहीं लगी है, ना तो हम डॉक्टर हैं और ना हम पेशेंट हैं, तो हॉस्पिटल में कौन जाएगा, नर्स जाएंगे, डॉक्टर्स जाएंगे, पेशेंट जाएंगे, तो वहां पे आर्टिकल द नहीं लगेगा क्योंकि प्राइमरी पर्पस उनका वही है। लेकिन हम तो मिलने के लिए जा रहे हैं ना, हम तो हॉस्पिटल मिलने के लिए जा रहे हैं, वी वेंट टू द हॉस्पिटल टू मीट, हम तो मिलने के लिए जा रहे हैं, तो हमारा प्राइमरी पर्पज नहीं है हॉस्पिटल जाना, हम तो मिलने के लिए जा रहे हैं, तो वहां पे आर्टिकल द लगेगा। यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि आपने रूल पढ़ा होगा कि कोई बिल्डिंग प्राइमरी पर्पज के लिए होती है ना, तो वहां पे आर्टिकल्स नहीं लगते, ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ पे आर्टिकल द लगेगा, यहाँ पे नहीं लगेगा। नेक्स्ट वी हैव, तो इसका आंसर देख लेते हैं ना, इसका आंसर बच्चे ये होगा, नो आर्टिकल। नेक्स्ट वी हैव, आर्टिकल्स डिपेंड्स ऑन साउंड्स नॉट स्पेलिंग, है ना, ये तो आपको आइडिया होगा। आर्टिकल्स जो होता है ना वो साउंड पे डिपेंड करते हैं ना, स्पेलिंग पे नहीं। जैसे आपने रट्टा मारा होगा ना ए ई आई ओ यू, ये गलत है ना, हमें हिंदी के साउंड पे डिपेंड करना है, ए ई ओ यू, है ना, ए ई अ आ ई ई उ ओ, ठीक है, ये, तो ये जो साउंड होंगे ना, ओ औ, ये भी कर लेना, ओ औ, ये सब साउंड होता है। इनके आगे ना हम आर्टिकल का यूज करते हैं ना, आर्टिकल आपका क्या आता है, एन, ऑरेंज, एन आता है, क्या, बाकी जो साउंड होंगे उनके आगे आर्टिकल ये आएगा। अभी देखो यूनिट य साउंड है ना, य, तो यहाँ पे एन नहीं आएगा, य साउंड है, य साउंड है, य, है ना, ये देखो ये सारे य साउंड है ना। यूरोपियन, यूरोपियन, यूलोजी, वन, व साउंड है व, तो इनके आगे आपका आर्टिकल एन नहीं आएगा, हमेशा ए आएगा, आर्टिकल क्या आएगा, ठीक है। आगर, आ साउंड है ना, साउंड कैसा, तो यहाँ पे एन लगेगा। एयर, इसको एयर बोलते हैं, साउंड क्या है इसका, एयर, तो आर्टिकल एन लगेगा, ठीक है। हेयर, एयरनेस, ठीक है ना, तो आर्टिकल एन लगेगा। ऑनेस्ट, अ साउंड है। आवर, ऑनर, अ साउंड है, एन आर्टिकल आएगा, ऑनर ही नहीं, तो एन आएगा, ठीक है ना। एब्रीविएशंस होते हैं जैसे एसएमएस है ना, ए साउंड आ रहा है तो एन आर्टिकल आएगा। आरटीआई, आ रहा है, ठीक है। एम, ए आ रहा है, एम, तो एन आर्टिकल आएगा। एलएलबी, when the pronouns and individual letters. Word starting with F, H, L, M, N, S, R, X when letter sounds begins with the vowel sounds. क्लियर है, ये तो हो जाएगा, आपको आराम से लर्न हो जाएगा। अब मैं सिंपल सी आपको बताऊं, अ, आ, ई, उ, ए, ओ, औ, अगर ये साउंड आता है ना तो उसके पहले आर्टिकल एन लगता है। क्लियर है, वही आपको समझाने की कोशिश की है। हालांकि देखो यू से स्टार्ट हो रहा है लेकिन इनका साउंड देखो य हो रहा है ना, तो यहाँ पे ए आएगा आर्टिकल। चलिए अब देखिए, he was waited for आर, अ साउंड है ना, एन आर, क्या आ जाएगा, एन आर। द कंपनी हायर्ड एन एमबीए, तो बिल्कुल सही है, ग्रेजुएट विद रेलिवेंट एक्सपीरियंस इन फाइनेंस, बिल्कुल सही है। ही एम्स टू बिकम एन यूनिक, य साउंड है, य साउंड है, तो अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटर है ना, एडमिनिस्ट्रेटर का एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, एक की बात की जा रही है, तो आर्टिकल ए आएगा। चलिए
अब इन पे देख लीजिए कैसे क्वेश्चन आए हुए हैं। कीबोर्ड क्या, एन अम्ब्रेला ना, तो इसी सा क्वेश्चन है, एन अम्ब्रेला, एन अ साउंड है ना, एन अम्ब्रेला तो जवाब बी। ठीक है, आपका CHSL का है। MTS का देखो 2024, ही एम्स टू बिकम, एंड य साउंड है, अ यूनिक एडमिनिस्ट्रेटर है ना। नेक्स्ट देखिए, द कंपनी हायर्ड MBA एंड MBA। नेक्स्ट देखिए, रूल नंबर 40, देखिए यदि किसी प्रॉपर नाउन का प्रयोग कॉमन नाउन की तरह किया जाए तो उसके साथ में आर्टिकल लगाया जा सकता है। कैसे? जैसे हमने ये रूल पढ़ा है ना कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल्स नहीं लगते। मेरा नाम जैसे पूनम है तो द पूनम अपूनम नहीं लगा सकते। हाँ, अगर एज अ कॉमन नाउन यूज किया जाए, हमारे एरिया में बहुत सारी पूनम है तो देयर इज अ पूनम इन आवर सोसाइटी, ऐसे लगा सकते हैं, देयर इज अ पूनम इन आवर सोसाइटी, तो उस केस में सही होता है। अगर मैं बोलूं आई एम अ पूनम, गलत हो जाएगा, आई एम पूनम। प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल ए मतलब ए एंड द कुछ भी नहीं लगाते, लेकिन प्रॉपर नाउन को एज अ कॉमन नाउन यूज करें तो आर्टिकल्स का यूज किया जा सकता है। देयर इज अ पूनम इन आवर सोसाइटी, देयर इज अ पूनम इन आवर कॉलोनी, हमारे यहाँ पे पूनम नाम की कोई लड़की रहती है, तो वो कॉमन नाउन हो गया। अगर मैं एक प्रॉपर नाउन हूं, मैं अपने आगे आर्टिकल्स नहीं लगा सकती, तो वही रूल था। शी थिंग्स, शी सिंगुलर था, वो भी सिंगुलर, हर सेल्फ, द रानी लक्ष्मी, रानी लक्ष्मी तो प्रॉपर नाउन है, ठीक है, तो द नहीं लगेगा। शी थिंक्स हर सेल्फ रानी लक्ष्मी बाई ऑफ द मूवमेंट अगेंस्ट इनजस्टिस, एवरी जनरेशन प्रोड्यूसेस अ हिटलर, बिल्कुल सही है। यहाँ पे जो हिटलर है ना, अभी मैं आपको इसका मीनिंग बताती हूँ, हु थ्रेटन्स डेमोक्रेटिक वैल्यूज। यहाँ पे अ हिटलर क्यों आया, यहाँ पे बताया जाए कि हर जनरेशन में ना प्रोड्यूस होता है अ हिटलर। यहाँ पे जो हिटलर है ना, ये यहाँ पे लिटरल मीनिंग नहीं दे रहा, ठीक है ना, तो यहाँ पे ये मेटाफोरिकल मीनिंग है, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे आर्टिकल ए बिल्कुल सही है। ही वॉज हेल्ड एज अ गांधी, तो गांधी जी प्रॉपर नाउन था, ठीक है, यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे लिटरल मीनिंग कन्वे कर रहा है ये, गांधी जी एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। ही वॉज हेल्ड एज गांधी फॉर हिज कमिटमेंट टू नॉन वायलेंस, द लीडर वॉज प्रोजेक्टेड एज द नेपोलियन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ड्यू टू हिज एम्बिशन, तो ये भी बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आपको ये समझना है कि कहाँ पे लिटरल मीनिंग और कहाँ पे यहाँ पे एम्बिग्यूटी बता रहा है। चलिए इस पे क्वेश्चन देखिए, ही emerged एज गांधी फॉर द ऑप्रेस्ड पीपल, ही emerged एज, अभी देखो गांधी तो प्रॉपर नाउन थे ना, तो यहाँ पे कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ध्यान रखिए इन सब चीजों को। ही इज रिगार्डेड एज, अब देखो वो रिगार्ड की जाती है एज अ मदर टेरेसा, ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, एज अ मदर टेरेसा। ध्यान रखिए ये कॉन्सेप्ट थोड़े से ट्रिकी हैं, ठीक है, लेकिन आपको समझना पड़ेगा कि जहां पे लिटरल मीनिंग आता है ना, तो वहां पे आर्टिकल ए एन लगा सकते हैं, ठीक है। जहां पे मेटाफोरिकल मीनिंग आते हैं ना, तो वहां पे आर्टिकल ए और एन नहीं आते, ठीक है। द कोच वॉज ट्रीटेड एज, तो क्या है, एज द्रोणाचार्य बाय ही स्टूडेंट, एज अ द्रोणाचार्य, ठीक है, एज अ द्रोणाचार्य। MTS का आपका 2024 का, क्लियर है। तो मैं वही आपको कह रही हूँ कि प्रॉपर नाउन को ना जब हम कंपेयर करते हैं तो वहां पे आर्टिकल ए लगा सकते हैं, प्रॉपर नाउन है, ठीक है, कंपेयर करते हैं तो आर्टिकल ए लगा सकते हैं, क्लियर है। और जहां पे हमें कंपेरिजन नहीं करना, हमें अगर प्रॉपर नाउन अपने आप में प्रॉपर नाउन है तो वहां पे आर्टिकल्स नहीं आते। फिर भी आपको लग रहा है ना कि कोई कंफ्यूजन है आपको नाउन आर्टिकल से रिलेटेड, तो आप इस वीडियो को देखने के बाद ना मुझे कमेंट करिए, ठीक है। तो मैं आर्टिकल्स के ऊपर ना प्रॉपर बहुत डिटेल में आपको वीडियो समझा सकती हूँ, वो भी तब जब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको प्रॉब्लम आ रही है। तो बस आज इतना ही करेंगे। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच।